मेरे पोते की शादी बिल्कुल आदर्श लग रही थी। तभी मेरे छोटे बेटे ने फुसफुसाया, हमें तुरंत निकलना होगा। जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने बस इतना कहा, मैं आपको गाड़ी में बताऊंगा। घर की ओर लौटते समय रास्ते के सन्नाटे में उसने आखिरकार पूछा, क्या आपको भाभी में कुछ अलग लगा? उस शादी का असली मकसद कुछ और ही था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया देखें कि क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। हमें यह जानकर खुशी होगी कि हमारी बदले की कहानियाँ हैं कितनी दूर तक पहुँचती हैं। मैं अलकापुरी फार्म हाउस की फुकसिया और बैंगनी रंग की बोगनविलिया के नीचे बैठी थी। मेरा दिल पूरी तरह खुशी से भरा था। इस उम्र में मेरे पूर्वजों की धरती पर होना सबसे अनमोल है। परिवार की नई पीढ़ियों को फलते फूलते देखना, मेहमान जोश के साथ नाच रहे थे। हंसी मजाक, दावतें और गिलासों की खनक एक खुशी का संगीत रच रही थी। मेरा यह बूढ़ा दिल भी उस माहौल से गर्माहट महसूस कर रहा था। मैंने पोते आर्यन को देखते हुए कोमलता भरी मुस्कान बिखेरी। वह नौजवान अब एक हट्टा कट्टा आदमी बन चुका था। अपनी नई दुल्हन के लिए अपनी जैकेट के कॉलर में सफ़ेद फूल लगाते हुए थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। वह उसे चमकती आंखों से देख रही थी, खुशी से भरी हुई। वह पल खूबसूरत था, एक तस्वीर की तरह एकदम सही। मेरे बगल में मेरे बड़े बेटे राज थे। हालांकि वह कई सालों से व्हील चेयर तक सीमित थे, उनकी आंखों में अपने बेटे को बना हुआ देखकर असीम गर्व चमक रहा था। और वहाँ नंदिनी थी, राज की पत्नी, मेरी बड़ी बहू। वह मेज़ों के बीच एक शराब का गिलास बड़े सलीके से पकड़े चल रही थी। हर मेहमान को एक विनम्र मुस्कान के साथ नमस्ते कर रही थी। नंदिनी की नज़र मुझसे मिली। उसने मुस्कुराया और सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। मुझे खुद को भाग्यशाली महसूस हुआ कि राज को इतनी समर्पित और ख्याल रखने वाली पत्नी मिली है। दोपहर की गर्मी के बीच एक युवा वेटर मेरे लिए पुदीने वाला नींबू पानी का गिलास लाया, ठंडा और ताज़ा, जिसमें हरे टुकड़े और पत्तियां पारदर्शी बर्फ पर तैर रही थीं। मैं गिलास को अपने होठों तक ले जाने ही वाली थी कि नंदिनी पास आ गई। उसने धीरे से मेरे हाथों से गिलास ले लिया। माँ, मुझे गिलास बदलने दें, उसने शहद जैसी मीठी आवाज़ में कहा। इसमें अब लगभग बर्फ़ नहीं है, अब इतना अच्छा नहीं लगेगा, कृपया एक पल रुकिए। उसने वेटर को इशारा किया कि वह गिलास ले जाए, और कुछ ही देर बाद एक और हूबहू गिलास बर्फ़ और ताज़ी पुदीने से भरा हुआ मेरे सामने रख दिया गया। मैं मुस्कुराई, यह सोचते हुए कि मेरी बहू सचमुच कितनी चौकस और सूक्ष्म थी। छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान देती थी। मुझे कोई संदेह नहीं हुआ। पार्टी अपने चरम पर थी। कार्यक्रम के मास्टर ने उत्साहपूर्वक घोषणा की कि नवविवाहितों का जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी शुरू होने वाली है। सभी ने उत्साह के साथ चिल्लाया, उस मैदान की ओर देखते हुए जहां पहले से ही पटाखे तैयार थे। उसी क्षण मैंने अपने छोटे बेटे समीर को तेज़ी से हमारी मेज़ की ओर आते देखा। कुछ गड़बड़ थी। उसका चेहरा उस खुशी से मेल नहीं खा रहा था जो उस जगह पर छाई हुई थी। वह मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, आंखें आगे की ओर, तनावपूर्ण। उसने किसी को नमस्कार नहीं किया, यहाँ तक कि करीबी रिश्तेदारों को भी नहीं। वह सीधे मेरे पीछे, जहाँ राज थे, चला गया। समीर झुका, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने महसूस किया कि उसका हाथ कांप रहा था और गर्मी के बावजूद ठंडा था। वह मेरे कान के पास आया और फुसफुसाया, एक जल्दी में, अत्यधिक संयमित आवाज़ में, माँ, कुछ मत पूछिए, मेरी बात सुनिए, हमें अभी यहीं से निकलना होगा। मैं स्तब्ध रह गई। मेरा दिल बैठ गया। सारा शोर, संगीत, हंसी अचानक गायब हो गई। मैं उसे देखने के लिए मुड़ी, पूछना चाहती थी, लेकिन समीर की आंखों में भयानक अभिव्यक्ति ने मुझे रोक दिया। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, मुझसे कुछ न कहने की विनती कर रहा था। राज कुछ अजीब महसूस करते हुए पूछा, क्या हुआ समीर? लेकिन समीर ने उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उसकी नज़र मुझ पर गड़ी हुई थी, जैसे कि उसका जीवन इस बात पर निर्भर करता था कि मैं उस क्षण क्या करने का फैसला करती हूँ। माँ के अंदर की भावना ने मुझे चिल्लाकर बताया कि कुछ बहुत गंभीर हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि क्या था, लेकिन मेरे छोटे बेटे की आंखों में डर असली था। मैंने गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश करते हुए। मैं राज की ओर मुड़ी और उनके हाथ पर हाथ फेरा। मुझे थोड़ी चक्कर आ रही है, मुझे लगता है कि यह शराब की वजह से है। माँ, घर में जाकर थोड़ी देर आराम कर लें और जल्दी बाहर आ जाइए। दूर मेहमानों के बीच की खाली जगहों से मैंने नंदिनी को हमारी ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ते देखा।
उसकी बेदाग मुस्कान थोड़ी तनावपूर्ण हो गई जब उसने हमें, समीर और मुझे एक ही समय में उठते देखा। समीर और मैंने तेज़ी से उस भीड़ के बीच से रास्ता बनाया जो आतिशबाजी के शुरू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। संगीत और हंसी हमारे पीछे गूंजती रही, जिससे हमारे चारों ओर फैले सन्नाटे और तनाव के साथ एक अजीब विपरीतता पैदा हो गई। खाली और अंधेरे पार्किंग स्थल पर पहुंचकर मैंने देखा कि समीर की कार पहले से ही चालू थी। उसकी पत्नी प्रीति सहयात्री सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा कागज़ की तरह पीला पड़ा था। पीछे की सीट पर मेरा पोता मोहित गहरी नींद में सो रहा था। उसका छोटा सा सिर खिड़की से टिका हुआ था, जो शुरू हो रहे अराजकता से पूरी तरह बेखबर था। समीर ने मेरे लिए पीछे का दरवाज़ा खोला। उसका हाव भाव अब एक निमंत्रण नहीं था, बल्कि लगभग एक हल्का धक्का था ताकि मैं जल्दी से अंदर आ जाऊं। गाड़ी का दरवाज़ा एक सूखी आवाज़ के साथ धड़ाम से बंद हुआ। समीर तेज़ी से ड्राइवर की सीट पर बैठा और एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी फार्म हाउस के गेट से सर्र से निकली। बजरी के रास्ते पर टायर चरचराते हुए पीछे छोड़ गई पार्टी की सारी जगमगाहट, संगीत और भव्यता। गाड़ी अंधेरी पगडंडी पर तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। रात को चीरती हुई हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने पीछे के शीशे में देखा अलकापुरी फार्म हाउस, मेरा घर, अब दूरी में एक चमकते हुए बिंदु से ज़्यादा कुछ नहीं था। गाड़ी के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि मैं अपने सीने में धड़कते दिल की आवाज़ सुन सकती थी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई। समीर, ये क्या हो रहा है? हमें क्यों? समीर ने मुझे टोक दिया। उसकी आंखें सड़क पर जमी थीं। हालांकि मैंने उसे पल भर के लिए शीशे में झांकते हुए देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और मुझसे एक सवाल पूछा। उसकी आवाज़ गंभीर हो गई, एक ऐसी परेशान करने वाली टोन में जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। माँ, क्या आपको नंदिनी में आज कुछ अजीब नहीं लगा? समीर का सवाल एक पुरानी चाबी की तरह था, जो एक पुराने ताले में घुसकर चरचराहट के साथ घूमती और उस दरवाजे को ज़ोर से खोल देती जिसे मैंने इतने समय से बंद रखने की कोशिश की थी। गाड़ी के अंदर तंग और घुटन भरी जगह में जो अंधेरे में आगे बढ़ रही थी, मेरा मन कुछ महीने पहले की ओर भटक गया। एक रविवार की सुबह जो इतनी शांत थी कि उसे याद करना भी दर्दनाक था। एक सुबह जो अब मैं समझती हूँ कि सिर्फ एक पतली परत थी जो उन दरारों को छिपा रही थी जो पहले से ही चुपचाप फैल रही थीं। उस दिन मैं बरामदे में बैठी थी, जहाँ सुबह की धूप की किरणें शहद सी सुनहरी ईंटों के फर्श पर नाच रही थीं। बुनाई की सिलाइयों की लयबद्ध आवाज़, रात की ओस के बाद गीली मिट्टी की खुशबू और बगीचे के गुलाबों की हल्की महक के साथ मिल रही थी। मैं मोहित, मेरे छोटे पोते के लिए एक आसमानी नीले रंग का स्वेटर बुन रही थी। राज अपनी हमेशा वाली व्हीलचेयर में अखबार पढ़ रहा था। कभी कभी वह ऊपर देखता और मोहित को लॉन में हमारे वफादार शेफर्ड कुत्ते लक्ष्मण के साथ खुशी से दौड़ते और चिल्लाते हुए देखकर मुस्कुराता था। वह दृश्य उस पल में मेरे लिए खुशी की परिभाषा था। तभी नंदिनी रसोई से एक लकड़ी की ट्रे में कैमोमाइल चाय और कुछ ताज़ी बेक्ड अभी भी गर्म कुकीज़ लेकर निकली। वह हमेशा से ऐसी ही थी, चौकस और मीठी। उसने मेरे पास एक गर्म कप रखा और धीरे से बोली, माँ, इसे पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। इतनी बुनाई मत कीजिए, आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा। फिर वह राज की ओर मुड़ी, सावधानी से कुकी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे प्यार से उसके मुंह में दिया। राज के होंठों के कोने पर कुछ टुकड़े देखकर वह शर्मा गई और एक रुमाल से उन्हें प्यार भरे अंदाज में पोंछ दिया, जैसे किसी बच्चे की देखभाल कर रही हो। इस दृश्य ने मुझे गर्मजोशी और कृतज्ञता से भर दिया। मैंने चुपचाप भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरे बेटे को, जो जीवन में बहुत कुछ सह चुका था, एक ऐसी समर्पित पत्नी दी जो उसके साथ उस बड़े फार्म हाउस को संभालने में सक्षम थी। ठीक उसी पल एक मजदूर खेतों से भागता हुआ आया और उसने नंदिनी को बताया कि पश्चिमी चरागाह की बाढ़ मवेशियों के झुंड ने गिरा दी है। राज ने इस ज़मीन पर जन्मे और पले बड़े व्यक्ति के अनुभव के साथ टिप्पणी की, आपको ओक के खंभों से इसे मजबूत करवाना चाहिए। यह ज़्यादा मजबूत होगा, बारिश और धूप को झेल पाएगा। नंदिनी ने अपने पति को बीच में टोका, लेकिन इतने प्यार से कि किसी को भी इसमें अनादर नहीं लगा। चिंता मत कीजिए, उसने राज के कंधे पर हाथ रखे हुए कहा। मैंने पिछले हफ्ते ही स्टील के खंभे लगवा दिए थे। वे ज़्यादा टिकाऊ होते हैं और जल्दी लग जाते हैं।
आप बस आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। फिर वह मज़दूरों की ओर मुड़ी और एक मजबूत और अधिकारपूर्ण आवाज़ में उन्हें उसी दिन काम पूरा करने का आदेश दिया। राय ने और कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर झुका लिया, अपनी गोद में खुले अखबार को देख रहा था। उस पल में मैंने उसमें केवल एक कुशल और तेज़ महिला देखी, एक आधुनिक महिला जो सब कुछ संभाल सकती थी। मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि राज्य के उस खामोश झुकाव में एक गहरी बेबसी भी थी। उसी शाम समीर और प्रीति हमसे मिलने शहर से लौटे। बहुत समय बाद परिवार ने एक साथ इतना पूरा डिनर किया था। अलेग्रे माहौल के बीच मैंने भविष्य के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बात करना शुरू किया। मेरे बच्चों, मैंने उनमें से हर एक को स्टू किए हुए मांस का एक टुकड़ा परोसते हुए कहा, जब माँ प्रभु के पास चली जाएगी तो अलकापुरी फार्म हाउस का प्रबंधन राज्य और समीर मिलकर करेंगे। पूर्वजों की धरती की देखभाल वंशजों द्वारा ही होनी चाहिए। समीर ने तुरंत सहमति जताई। हाँ माँ, हालांकि मैं शहर में रहता हूँ, फिर भी परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी रहेगी। राज खेत का काम संभालेगा और मैं हिसाब किताब और व्यापार। मैंने देखा कि नंदिनी, जो उस समय आर्यन को खाना परोस रही थी, ने एक पल के लिए अपना हाथ रोका, लगभग अदृश्य रूप से, लेकिन मैंने उसे महसूस किया। फिर वे अपनी हमेशा वाली चमकती मुस्कान के साथ मुस्कुराई। माँ हमेशा बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं, उसने मीठी आवाज़ में कहा। राज और आर्यन यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े। ये फार्म हाउस उनका जीवन है। इसके बजाय समीर के पास पहले से ही उसका अपना शहर में अपना रास्ता, अपनी ज़िंदगी। उसे किसान बनने के लिए वापस बुलाना सही नहीं होगा। मैं उसे दुखी नहीं कर सकती। मेरी छोटी बहू प्रीति, एक होशियार और सीधी सादी लड़की, बीच में बोल पड़ी। ज़रूरी नहीं कि उसे किसान ही बनना पड़े बहन जी। जैसा समीर ने कहा, वे व्यापारिक पक्ष संभाल सकता है, बही खाते देख सकता है, फार्म हाउस के उत्पादों के लिए बाजार ढूंढ सकता है। क्या ये बेहतर नहीं होगा? मेज़ पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आर्यन की थाली में एक बड़ा मांस का टुकड़ा परोसा। उसकी आंखों में एक अनकही बात थी। वह रात का खाना कुछ असहजता के साथ समाप्त हुआ। उस खाने के कुछ हफ्तों बाद श्रीमान किशोर, जो मेरे स्वर्गवासी पति के बहुत वफादार और बरसों से काम करने वाले थे, मुझसे अकेले में मिलने आए। वह चिंतित लग रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि नंदिनी ने अलकापुरी फार्म हाउस का सबसे कीमती परचरोन घोड़ा सितारा, जो मेरे पति ने बड़ी मेहनत से पाला था, अपनी मर्जी से बेच दिया था। उस लड़की ने किसी से भी सलाह नहीं ली, यहाँ तक कि रात से भी नहीं। मुझे लगा जैसे मेरा खून खौल रहा है। मैंने नंदिनी को बुलाकर स्पष्टीकरण मांगा। उसने इनकार नहीं किया, बल्कि उत्साहित लग रही थी। उसने समझाया कि सितारा बूढ़ा और बीमार था और उसने बिक्री के पैसे का इस्तेमाल पूरे मकई के खेत में स्वचालित सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए किया था। उत्साह से वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे सूरज की रोशनी में चमकते नए पाइप दिखाने ले गई। मैं आपको हैरान करना चाहती थी माँ, उसने चमकती आंखों से कहा। इस प्रणाली से फार्म हाउस बहुत ज़्यादा उत्पादन करेगा और मज़दूरों को कम मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखिए मैंने कितना अच्छा किया है। जिस तरह से उसने एक गलत फैसले को एक कथित उपहार में परिवार के प्रति समर्पण के रूप में बदल दिया, उससे मेरे सारे फटकार के शब्द गले में अटक गए। मैं केवल सिर हिला पाई, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसी बेचैनी बढ़ने लगी जिसे मैं समझा नहीं पाई। तेज कांपती कार में बैठी प्रजनन घोड़े और सिंचाई प्रणाली की यादें बिजली की तरह मेरे दिमाग में कौंध गईं। एक ठंडी सच्चाई मेरी रीढ़ से गुजर गई। मैंने महसूस किया कि यह कोई उपहार नहीं था, यह शक्ति का प्रदर्शन था, एक संदेश कि अतीत की सारी विरासत उसकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बेची जा सकती थी। वह धीरे धीरे मेरे परिवार के सभी निशान मिटा रही थी और उन्हें अपने प्रभुत्व से बदल रही थी। मुझे एक सिहरन हुई और मैंने समीर को देखा। अब मैं समझ गई थी। मेरे बेटे का सवाल केवल एक साधारण संदेह नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक चेतावनी जिसे मुझे बहुत पहले पहचान लेना चाहिए था। मेरे विचार उस समय पर लौट गए जब उन्होंने प्रजनन घोड़ा बेचा था, जो मुझे शादी से लगभग 2 महीने पहले एक मूसलाधार बारिश वाली शाम में ले गया। बारिश दफ्तर की खिड़की के शीशों से जोर से टकरा रही थी, जिससे बाहरी परिदृश्य भूरा और उदास हो गया था। ठीक उस समय मेरे मूड की तरह श्रीमान विवेक, पुराने मुनीम जो मेरे ससुर के युवावस्था से मेरे परिवार के लिए 40 से अधिक वर्षों से काम कर रहे थे, मुझसे मिलने आए। उनका चेहरा
समय और समर्पण की झुर्रियों से घिरा, अब एक ऐसी उदासी को दर्शाता था जिसे छुपाना असंभव था। कांपते हाथों से उन्होंने मेरे ओक के डेस्क पर एक हाथ से लिखी, सावधानीपूर्वक इस्तीफे की चिट्ठी रखी। मालकिन, उन्होंने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, मैं अपनी सेवानिवृत्ति का अनुरोध करना चाहूँगा। मुझे अपने सीने में एक गांठ महसूस हुई। क्यों श्रीमान विवेक, आप तो अलकापुरी फार्म हाउस के साथ पूरी जिंदगी रहे हैं, क्या कुछ बुरा हुआ है? उन्होंने मेरी आंखों से बचते हुए अपनी नज़रें झुका लीं। छोटी मालकिन नंदिनी ने मुझसे सभी बही खाते और दस्तावेज़ों अपने एक चचेरे भाई को सौंपने के लिए कहा है जो शहर से आया है। वह कहती हैं कि फार्म हाउस को अपनी वित्तीय प्रणाली को आधुनिक बनाने की ज़रूरत है, कि ज़्यादा फुर्तीले युवा लोगों की ज़रूरत है। मैंने उन्हें रुकने के लिए मनाने की कोशिश की। मैंने नंदिनी से बात करने का वादा किया, लेकिन उन्होंने केवल सिर हिलाया, एक इनकार जो इस्तीफे से भरा था। नहीं मालकिन, नई मालकिन अब वही हैं, शक्ति उनके हाथों में है। मैं तो बस एक पुराना ज़माने का आदमी हूँ, अब मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है। जिस दिन श्रीमान विवेक गए, बारिश अभी भी मूसलाधार हो रही थी। उनकी झुकी हुई आकृति को बारिश की सफ़ेद चादर में गायब होते देखकर मुझे लगा कि फार्म हाउस की आत्मा का एक हिस्सा उनके साथ चला गया है। नंदिनी ने मेरे लोगों को अपने लोगों से एक कोमल लेकिन अथक तरीके से बदल दिया था। ज़्यादा समय नहीं बीता था, समीर के परिवार की सप्ताहांत यात्रा के दौरान अदृश्य दरारें और अधिक स्पष्टता से दिखने लगीं। हम बारिश के बाद ताज़ी हवा का आनंद लेते हुए बरामदे में बैठे थे। मोहित अपने पिता की ओर भागा, उसकी आस्तीन खींचते हुए अस्तबल में नवजात छेड़े के बारे में बताने के लिए उत्साहित था। पापा, वह बहुत खूबसूरत है। जब वह बड़ा होगा तो मैं घुड़सवारी सीखना चाहता हूँ और फार्म हाउस की देखभाल करना चाहता हूँ, जैसे राज चाचा पहले करते थे। नंदिनी जो पास बैठी थी उसे सुनकर मुस्कुराई, एक मुस्कान जो अब जब मैं उसे याद करती हूँ तो दूर लगती है। उसने मोहित के सिर पर हाथ फेरा। कितना अच्छा बच्चा है, लेकिन फार्म हाउस में काम करना बहुत मुश्किल है। ये तुम्हारे जैसे शहरी लोगों के लिए नहीं है। तुम खूब पढ़ाई करना ताकि तुम किसी दिन अपने माता पिता की तरह डॉक्टर या इंजीनियर बन सको। तुम्हारा भविष्य बहुत बेहतर होगा। और फिर, जैसे अपने शब्दों पर और भी जोर देने के लिए, वह आर्यन की ओर मुड़ी, जो उस समय आंगन के एक कोने में काठी साफ कर रहा था, और ऊंची आवाज़ में कहा, इतना ऊंचा कि हम सभी सुन सकें, और यहाँ का काम आर्यन संभाले। वही, इस धरती का खून उसकी रगों में है, ये इससे जुदा नहीं हो सकता। ये एक साधारण सा वाक्य था, पर मेरे दो पोतों के बीच इसने एक अदृश्य तलवार की तरह एक कठोर और स्पष्ट रेखा खींच दी थी। एक शहर का था, भविष्य का प्रतीक, दूसरा इस मिट्टी से बंधा रह गया था। समीर कुछ नहीं बोला, पर मैंने देखा उसकी जबड़े की मांसपेशियां तन गईं, गर्दन पर नसें उभर आईं। प्रीति ने मोहित को झट से अपने सीने से लगा लिया और माहौल में फैली तनाव को कम करने के लिए तुरंत बात बदल दी। पर फूट का बीज मेरी आंखों के सामने बोया जा चुका था। मेरी शंकाओं का चरम एक रात आया जब मैं परिवार के एक ख़ास मेहमान के लिए पुरानी शराब की बोतल लेने तहखाने में गई। हमारे तहखाने में एक गुप्त रास्ता था जो पिछले गोदाम से जुड़ा था। यह मेरे पति के दादाजी के समय का डिज़ाइन था, ताकि सामान आसानी से लाया जा सके। जब मैं दोनों जगहों को अलग करने वाले भारी लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंची तो गोदाम से आवाज़ें आ रही थीं। मैंने नंदिनी और उसके नए रखे गए बटलर की आवाज़ पहचान ली। मेरी उत्सुकता जाग उठी। मैं दरवाजे के पीछे छिप गई, कान लगाकर दरार से सुनने की कोशिश की। बटलर ने विनम्रता से पूछा, मालकिन, छोटा मालिक समीर कभी कभी इधर आता है, क्या उसे फार्म हाउस के कामों में दिलचस्पी है? मुझे लगता है कि उसे इसमें रुचि है। मैंने नंदिनी की कटाक्ष भरी हंसी सुनी, एक ठंडी तेज़ धार वाली ऐसी हंसी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। फिर उसकी आवाज़ कठोर हो गई। हर शब्द साफ और क्रूर था, सीधे मेरे सीने में उतर रहा था। याद रखना, यह फार्म हाउस एक राज्य की तरह केवल एक वारिस चाहता है, बाकी सब एक बोझ हैं जिन्हें हटाना होगा। मेरा दिल ठहर गया, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मुझे गिरने से बचने के लिए तहखाने की बर्फीली पत्थर की दीवार का सहारा लेना पड़ा। एक बोझ, मेरा बेटा, मेरा पोता, एक बोझ। बटलर बुदबुदाया, हाँ हाँ, मैं समझ गया मालकिन। पर नंदिनी नहीं रुकी, और वह बूढ़ी औरत भी। उसने एक ताकतवर आवाज़ में कहा,
जिसमें ऐसा तिरस्कार था जिसे उसने छिपाने की कोशिश नहीं की। वह बूढ़ी हो चुकी है, हमेशा भावनाओं की बात करती है, लेकिन असल में वह सठिया गई है। अब से यहाँ सब कुछ मैं ही तय करूँगी। उसके साथ बात करने में अपना समय बर्बाद मत करो। मैं चुपचाप परछाइयों में पीछे हट गई, कांपते हुए अपने कमरे में लौट आई। मैंने शराब की बोतल नहीं ली। मेरे गले में कड़वाहट किसी भी शराब से ज़्यादा थी। उस रात बिस्तर पर लेटी मैं सो नहीं पाई। नंदिनी के शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। कांपते हाथों से मैंने फ़ोन उठाया और समीर का नंबर डायल किया। कुछ रिंग के बाद मेरे बेटे ने फ़ोन उठाया। मैंने उसकी खुशमिजाज आवाज़ सुनी। माँ, इस समय क्यों फ़ोन किया? मैं मोहित के साथ लुका छिपी खेल रहा हूँ। क्या कुछ हुआ है? मोहित की खिलखिलाती हंसी फ़ोन पर सुनाई दी, शुद्ध और बेफिक्र। उसे सुनकर मेरे गले में गांठ पड़ गई। मैं उसे सब कुछ बताना चाहती थी, उसे चेतावनी देना चाहती थी, पर मैं उस शांति को कैसे नष्ट कर सकती थी? मैं उसे कैसे बता सकती थी कि उसकी भाभी, जिसका वह इतना सम्मान करता था, उसे एक बोझ मानती थी जिसे ख़त्म करना था? अंत में मैं केवल टूटी हुई आवाज़ में कह पाई, नहीं, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस तुम सबकी आवाज़ सुनना चाहती थी। जब तुम्हें समय मिले तो मुझसे मिलने आना। समीर मेरे आवाज़ में कंपन महसूस करने से पहले ही मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने चुप्पी साध ली, खुद को ये समझाने की कोशिश करती रही कि शायद मैंने गलत सुना था, कि नंदिनी ने केवल बिना सोचे समझे बात की थी। और अब इस रात में बेकाबू दौड़ती गाड़ी में मैं जानती हूँ कि वह चुप्पी जानलेवा थी। मेरी चुप्पी ने बुराई को पाला, उसे आज एक भयानक साजिश में बदलने का समय दिया। बजरी पर टायरों की चरमराहट ने मेरे दोषी विचारों का प्रवाह तोड़ दिया। समीर ने गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर एक पुराने बरगद की घनी छाया के नीचे रोकी। उसने इंजन बंद कर दिया। अचानक की चुप्पी ने हमें घेर लिया, इंजन की गर्जना से भी अधिक परेशान करने वाली। केवल हमारी तेज सांसें और कीड़ों का दूर का गाना सुनाई दे रहा था। डैशबोर्ड से निकलने वाली नीली रोशनी में मैंने समीर का चेहरा देखा, कठोर, चिंता और क्रोध से भरा हुआ। वह मेरी ओर मुड़ा। प्रीति भी मेरी ओर मुड़ी, मेरा हाथ पकड़ने के लिए। उसका हाथ ठंडा और पसीने से भीगा हुआ था। माँ, समीर ने कांपती आवाज़ में शुरू किया, पर मोहित को जगाने से बचने के लिए उसने अपनी आवाज़ को नियंत्रित रखा। कुछ देर पहले, बिल्कुल जब सूत्रधार ने आतिशबाजी की घोषणा की, तो मैं आर्यन को एक सरप्राइज़ देना चाहता था। मैं बैकस्टेज गया ताकि बैंड के मुखिया से एक पुराना रोमांटिक गाना बजाने के लिए कह सकूं जो आर्यन को बहुत पसंद है। उसने घूंट भरा, उसका गला सूखा हुआ था। वहाँ का शॉर्टकट घास के रास्ते से होकर जाता है जहाँ आतिशबाजी के लिए बेस लगाए गए थे। काफ़ी अंधेरा था, ज़्यादा रोशनी नहीं थी। मैं गलती से नंदिनी से वहाँ मिला, जो एक आदमी से बात कर रही थी जिसने आतिशबाजी टीम की वर्दी पहनी हुई थी। मेरे अंतर्ज्ञान ने कहा कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं एक बड़ी रोडोडेंड्रॉन झाड़ी के पीछे छिप गया। दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैं उनकी बातें साफ साफ नहीं सुन पाया, पर मैं उनके कामों को बहुत अच्छी तरह से देख पाया। समीर एक पल के लिए रुका, जैसे कि हिम्मत जुटा रहा हो, और आगे बताने के लिए। नंदिनी ने अपना हाथ उठाया और एक सूखा इशारा किया। आकाश से नीचे की ओर एक तिरछी रेखा, हाथ सीधे उस सफ़ेद मंडप की ओर इशारा कर रहा था जहाँ मैं हमारे परिवार की मेहमान नवाजी वाली मेज़ पर बैठी थी। यह सिर्फ एक सामान्य बात नहीं थी माँ, इसमें एक गहरी चाल थी। वह टेक्नीशियन बार बार सिर हिला रहा था। उसके चेहरे पर डर और लालच दोनों साफ दिख रहे थे। नंदिनी ने तुरंत एक मोटा लिफाफा उसकी जेब में ठूंस दिया और हड़बड़ाकर मुड़ गई, जैसे उसे किसी के देखने का डर हो। मैंने देखा कि आदमी ने लिफाफा थोड़ा सा खोला। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने झट से उसे अपनी जेब में डाल लिया। मेरे सीने में जैसे किसी ने कस कर जकड़ लिया हो। मैंने सांस लेने की कोशिश की, पर हवा जैसे जम सी गई थी। प्रीति ने मेरे बेटे की बात को आगे बढ़ाया। उसकी आवाज़ इतनी कंपा रही थी कि वो किसी भी पल आंसुओं में बदल सकती थी। और दावत की मेज़ पर माँ, दोपहर में जब मैं मदद करने जल्दी पहुँची, तो मैंने देखा कि मेहमान नवाजी वाली मेज़ मुख्य घर के बरामदे में छत के नीचे बहुत सुरक्षित और खूबसूरती से लगाई जा रही थी।
मैंने तो यह भी कहा कि सजावट बहुत सुंदर है। वह पार्टी शुरू होने से करीब 1 घंटे पहले नंदिनी ने ही सेवा दल से कहा कि हमारे परिवार की पूरी मेज़ बाहर लॉन के पास ले जाकर लगा दें। मुझे ये अजीब लगा और मैंने पूछा कि इसे वहाँ क्यों ले जा रहे हैं। कल रात की बारिश से ज़मीन थोड़ी नम थी और मेहमानों को चलने में असुविधा होती। जानती हो उसने मुझे क्या जवाब दिया? प्रीति ने मुझे डरे हुए आंखों से देखा। वो मुस्कुराई और बोली, वहाँ बैठकर आतिशबाजी का सबसे अच्छा नज़ारा दिखेगा। प्रीति, तस्वीरें बरामदे की वजह से ख़राब नहीं होंगी। तस्वीरें एकदम परफेक्ट आएंगी। परफेक्ट। उस वक़्त मुझे अजीब लगा, पर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। मुझे लगा कि वह अपने बेटे के बड़े दिन के लिए बस बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है। मेरे शरीर की हर कोशिका में एक सिहरन दौड़ने लगी। बिखरे हुए टुकड़े जुड़ने लगे। नंदिनी की सारी बारीकी, पूर्णता की सारी सनक एक अलग रोशनी में दिखी, एक शैतानी रोशनी में। उसी पल पिछली सीट से एक चरमराने की आवाज़ आई। मोहित हमारी जानकारी के बिना जाग गया था। बच्चे ने अपनी आंखें मलते हुए दोनों अगली सीटों के बीच से अपना छोटा सा सिर निकाला। उसकी आवाज़ नींद में थी पर साफ थी। दादी। हम चौंक गए और पीछे मुड़कर देखा। बच्चा फुसफुसाया, थोड़ी देर पहले मैं दूसरों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। मैं उस लंबी मेज़ के नीचे छिप गया था जहाँ पे रखे थे। मैं बहुत अच्छी तरह छिपा था। किसी ने मुझे नहीं देखा। उसने जम्हाई ली और अपनी बात जारी रखी। मैंने श्रीमती नंदिनी को उस वेटर से बात करते सुना जो आपके लिए नींबू पानी ला रहा था। मैंने बहुत साफ सुना। उसने कहा, याद रखना, श्रीमती लीला का ग्लास वही होना चाहिए जिसके तले में एक छोटा सा हरा निशान हो। किसी और ग्लास से गलती मत करना। वेटर ने पूछा, मैम वही ग्लास क्यों होना चाहिए? नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूर कर देखा। उसकी नज़र इतनी डरावनी थी कि वेटर इतना डर गया कि उसने और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने बस हाँ कहा और चला गया। नींबू पानी का ग्लास, वही ग्लास जो नंदिनी ने मुझे बदल कर दिया था। हम तीनों पूरी तरह खामोश थे। इस बार की खामोशी 1000 गुना ज़्यादा बुरी थी। गाड़ी की हवा जैसे ख़त्म हो गई थी। सब कुछ क्रूर स्पष्टता के साथ सामने आ गया, एक नई धारदार चाकू की तरह तेज। पूरे परिवार की मेज़ को एक खतरनाक जगह पर ले जाना, ठीक आतिशबाजी के गोले दागने की जगह के सामने। टेक्नीशियन को रिश्वत देना ताकि वह जानबूझकर एक ख़राब रॉकेट की दिशा बदल दे, और इसे और पक्का करने के लिए जहर वाला पानी का एक गिलास तैयार करना, एक सावधानी से निशान वाला ग्लास ताकि यह सही शिकार तक पहुँचे। ये एक योजना नहीं थी, ये 3 क्रूरता से जुड़े हुए बैकअप प्लान थे। अगर एक योजना विफल हो जाती तो हमेशा दूसरी होती। अगर मैं विस्फोट से बच भी जाती तो वह इतने ध्यान से दिए गए पुदीने वाले नींबू पानी से नहीं बच पाती। अंतिम लक्ष्य केवल एक था, मुझे मरना था। मेरे पोते के सबसे खुशी के दिन पर सैकड़ों लोगों के सामने मरना था और मेरी मौत को एक दुखद दुर्घटना के रूप में पूरी तरह से छिपाना था। मुझे अपनी पीठ में एक सिहरन महसूस हुई, एक ठंडक जो मेरी हड्डियों तक उतर गई, किसी भी कपड़े से मिटाई नहीं जा सकती थी। मैंने अपने सीने को कसकर पकड़ा जो ज़ोर से दर्द कर रहा था। नंदिनी, वह बहू जिसे मैंने कभी प्यार किया था, मुझे मारना चाहती थी। ठीक उसी पल दूर अलकापुरी फार्म हाउस से एक भारी गूंजने वाली आवाज़ आई। वह आवाज़ रात को चीरती हुई सीधी हमारे कानों में लगी। समीर ने डर के मारे टूटी हुई आवाज़ में चिल्लाया। उन्होंने आतिशबाजी चलाना शुरू कर दिया। हम सब एक साथ क्षितिज की ओर मुड़े, जहां अलकापुरी में एक रोशनी की चिंगारी धीमी सी टिमटिमा रही थी। आग की एक लकीर अंधेरे को चीरती हुई ऊपर उठी। पहली रोशनी ऊपर उठी, पर वह सीधी आसमान में नहीं गई कि एक चमकदार फूल बनकर फट जाए जैसा उसे होना चाहिए था। नहीं, वह नीची उड़ान भरी, एक भयानक घुमावदार रास्ता लेते हुए, जैसे प्राचीन युद्ध मशीन से छोड़ी गई आग का तीर, सीधे एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर इशारा करते हुए। मेरा दिल जैसे किसी खाई में गिर गया। समीर चिल्लाया और इंजन चालू किया। उसने दांत पीसते हुए कहा, हमें और दूर जाना होगा। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जकड़े हुए थे, पर सब बेकार था। हम में से कोई भी उस भयानक नज़ारे से नज़र नहीं हटा सका जो पीछे हो रहा था। हम उस बुरे सपने से मंत्रमुग्ध हो गए थे जिससे हम अभी बचे थे। पहली रोशनी के बाद 3 या 4 और एक साथ दागी गईं। वे अब किसी भी क्रम का पालन नहीं कर रही थीं। लीला कहती है,
मौत के फूलों का एक गुच्छा अलकापुरी फार्म हाउस की ओर पागलों की तरह उड़ रहा था। कुछ समय से पहले फट रहे थे, हवा में एक भयानक फुफकार छोड़ते हुए। अन्य सीधे गिर रहे थे, अपने साथ मृत्यु और विनाश ला रहे थे। मैंने मोहित को बेतहाशा रोते हुए सुना, एक रोना जिसने मेरी आत्मा को छलनी कर दिया। प्रीति ने उसे कसकर गले लगा लिया, उसका चेहरा अपनी छाती में छिपा लिया ताकि वह और कुछ न देख सके। और तभी एक कान फोड़ू धमाका हुआ जिसने बाकी सभी आवाज़ों को दबा दिया। यह मेरी ज़िंदगी में सुने किसी भी आतिशबाजी जैसा नहीं था। यह एक गंभीर शक्तिशाली गड़गड़ाहट थी जिसने हमारी कार को हिला दिया और हमारे नीचे की ज़मीन को कंपा दिया। ठीक उस सफ़ेद मंडप की जगह पर जहां हम बैठे थे, जहां मुख्य मेज़ थी, एक विशाल नारंगी और लाल लौ पलक झपकते ही उठ गई। इसने सब कुछ निगल लिया। वह मंडप का कपड़ा, वह हानिरहित सामग्री तुरंत आग पकड़ गई। लपटें एक अप्राकृतिक गति से फैल रही थीं, मानो किसी ने हर रेशे पर ईंधन छिड़का हो। मैं कल्पना कर सकती थी कि रेशमी पट्टियाँ, कागज़ के फूलों की सजावट जो मैंने खुद चुनी थी, अब उस आग का भोजन बन रही थीं जो बेरहमी से आगे बढ़ रही थी। इतनी दूरी से शांत रात में भी हमें सैकड़ों लोगों की हताश और अराजक चीखें सुनाई दे रही थीं। ढोल की धुन का खुशनुमा संगीत काफ़ी देर पहले बंद हो चुका था। उसकी जगह खौफ, चीखों, सिसकियों, चीज़ों के गिरने और भागने की कोशिश करते पैरों की धक्का मुक्की ने ले ली थी। काले धुएं का एक घना स्तंभ तारकोल जैसा गाढ़ा उठ रहा था, तारों को ढंकते हुए। जले हुए कपड़े की तीखी गंध, दूसरी बार झुलसे हुए भोजन की, और शायद इससे भी कुछ अधिक भयानक की गंध हम तक पहुंची। इसने मेरी नाक और फेफड़ों में घुसकर मुझे मतली महसूस कराई। मैंने एक चीख को दबाने की कोशिश करते हुए अपना मुंह ढंक लिया, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाई। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। राज की छवि मुख्य मेज़ के सामने अपनी व्हील चेयर में स्थिर, आर्यन और अनुष्का खुशी से हाथ पकड़े हुए। सभी मेरे दिमाग में एक के बाद एक आ रही थीं। अगर समीर समय पर नहीं आता, अगर हम वहाँ से नहीं निकलते, तो मैं आगे सोचने की हिम्मत नहीं करती। वह विचार मेरे सामने की आग से भी अधिक भयानक है। फिर वह कहती है, धमाका। समीर के हाथ ने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से वार किया। कार हिल गई। वह गुस्से में दांत पीस रहा था। उसकी आंखें लाल, नसों से भरी हुई, पीछे देखने वाले शीशे से लपट्टों पर टिकी हुई थीं। कमबख्त डायन, वह दांतों के बीच से चिल्लाया, एक शाप जो नफरत और दर्द से भरा था। प्रीति एक हाथ से मोहित को अभी भी गले लगाए हुए, जो सिसक रहा था, दूसरे कांपते हाथ से फ़ोन निकाला। डर से उसके होंठ नीले पड़ गए थे। वह हकला रही थी, अरे अग्निशमन दल को बुलाना होगा, एक एम्बुलेंस को। उसका हाथ इतना कांप रहा था कि आपातकालीन नंबर डायल करने से पहले उसने कई बार गलत नंबर डायल किया। जब कॉल कनेक्ट हुई तो वह केवल फ़ोन पर चिल्ला पाई, आग, अलकापुरी फार्म हाउस में एक बड़ी आग, जल्दी, बहुत सारे लोग हैं। मैं केवल सीट से कसकर चिपकी हुई थी। मेरा सीना कसा हुआ था, मानो एक लोहे का हाथ मुझे गला घोंट रहा हो। उस दृश्य के सामने सभी प्रार्थनाएं व्यर्थ लग रही थीं। मैं केवल अपने सिर में बार बार एक हताश प्रार्थना की तरह दोहरा सकती थी, हे भगवान, कृपया उन्हें बचाओ, निर्दोषों को बचाओ। दूर मुख्य सड़क पर मैंने अग्निशमन वाहनों और पुलिस की गाड़ियों की लाल और नीली बत्तियां चमकती हुई देखनी शुरू कर दी। सायरन रात को चीर रहे थे और मेरे फार्म हाउस की ओर तेज़ी से आ रहे थे। समीर ने गाड़ी घुमाई और विपरीत दिशा में चला गया, अंधेरे में और अंदर जा रहा था, उस जगह से दूर जहां पाप का प्रकाश राज कर रहा था। उसकी आवाज़ फटी हुई थी, चीखों और गुस्से से टूटी हुई थी। हम अब वहां वापस नहीं जा सकते। पुलिस जगह बंद कर देगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर उसे पता चला कि हम बच गए तो वह हमें शांति से नहीं छोड़ेगी। मैंने आखिरी बार अलकापुरी फार्म हाउस की ओर देखा, मेरे पूर्वजों की धरती, वह जगह जिसने इतनी पीढ़ियों को जन्म लेते, बड़े होते, प्यार करते और मरते देखा था। वह जगह जिसने इतनी खुशियाँ और दुख समेटे थे, अब आग के सागर में डूबी हुई थी। जंगली लपटें रात के आकाश में नाच रही थीं, पेड़ों को रोशन कर रही थीं और एक ऐसी भूतिया और दुखद दृश्य बना रही थी। यह किसी उत्सव का प्रकाश नहीं था, यह पाप का प्रकाश था, असीमित लालच का और असीम बुराई का।
और मैं एक बात निश्चित रूप से जानती थी, वह राक्षसी प्रकाश कभी नहीं बुझेगा। वह मेरे दिमाग में हमेशा के लिए जलता रहेगा, मेरे बाकी दिनों तक मेरा पीछा करता रहेगा। उस रात हम पड़ोसी गांव में सड़क के किनारे एक छोटे से मोटेल में रुके। एक बेनाम और धूल भरी जगह, लेकिन दुनिया से छिपने के लिए काफ़ी सुरक्षित। हम में से कोई भी एक मिनट भी सो नहीं पाया। अलकापुरी फार्म हाउस की नरक की आग की छवि हर बार मेरी आंखें बंद करते ही दिखाई देती थी। मोहित समय समय पर कांप उठता था और सपनों में बड़बड़ाता था। प्रीति ने उसे शांत करने की कोशिश में पूरी रात जागकर बिताई और समीर वह केवल खिड़की के पास खामोशी से खड़ा रहा, खाली अंधेरे में अपनी मुट्ठी भींचे देखता रहा। सुबह जब सूरज की पहली किरणें दरवाजे की दरार से छनकर आईं, समीर गाड़ी चलाने के लिए बाहर निकला। उसने कहा कि उसे पता लगाना है कि क्या हुआ था। 1 घंटे बाद वह लौट आया। उसका चेहरा थका हुआ था, रात भर न सोने से थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले वाला पूर्ण दहशत नहीं थी। उसकी जगह मन को थोड़ी राहत मिली थी। समीर पलंग के किनारे बैठ गया और मेरा हाथ थाम लिया। माँ, मैं अभी गांव के अस्पताल से आ रहा हूँ और मुझे कुछ पता चला है। उसने एक गहरी सांस ली। कोई नहीं मरा, भगवान ने हमारी रक्षा की। सब समय रहते भाग निकले। मैंने अपनी सांस रोक ली। राज को सिर्फ हल्के जलने के निशान हैं हाथों पर, क्योंकि वह व्हील चेयर को आग से बचाने की कोशिश कर रहा था। आर्यन और अनुष्का पूरी तरह सुरक्षित हैं। कुछ मेहमानों को धक्का मुक्की से चोटें आईं, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं। ये सुनकर जो ताकत मुझे पूरी रात संभाले हुए थी, वह एक झटके में कम हो गई। मैं रोई, लेकिन इस बार ये डर या गुस्से के आंसू नहीं थे, बल्कि असीम राहत के आंसू थे। भगवान ने दया की थी। उस स्त्री की क्रूर योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई थी। शांत होने के बाद हमने तय किया कि हमें वापस जाना होगा। भागना कोई हल नहीं था। हमें लौटना था और इसका सामना करना था। उस अपराधी की आंखों में देखना था जिसने यह अपराध किया था। गाड़ी अलकापुरी फार्म हाउस के जाने पहचाने लोहे के गेट से अंदर घुसी। हमारे सामने एक विनाशकारी दृश्य था। जो लॉन पहले एक हरी चादर था, अब बस काली और जली हुई जमीन थी। दावत के लिए लगा भव्य सफ़ेद टेंट सिर्फ अपने धातु के कंकाल के साथ खड़ा था, जो गर्मी से मुड़ा और पिघला हुआ था, जैसे किसी प्रागैतिहासिक राक्षस का ढांचा। हवा में जले हुए प्लास्टिक और कपड़े की तीखी गंध भरी हुई थी, एक बदबू जो कपड़ों, बालों, हर सांस से चिपक रही थी। कुछ पुलिसकर्मी अभी भी घेरे गए इलाके में घूम रहे थे, नाप जोक कर रहे थे और नोट्स ले रहे थे। और वहाँ नंदिनी बरामदे में एक अधिकारी से बात कर रही थी। वह बदहाल दिख रही थी। उसके बाल, जो हमेशा करीने से संवारे रहते थे, बिखरे हुए थे। पिछली रात की पार्टी का गाउन सादे कपड़ों से बदल दिया गया था। उसका चेहरा पीला और थका हुआ था, आंखें सूजी हुई और लाल थीं, जैसे उसने पूरी रात रोया हो। वह अभिनय कर रही थी, एक पीड़ित और दुखी महिला की भूमिका पूरी तरह से निभा रही थी। हमारी गाड़ी देखकर उसने जल्दी से अपनी बातचीत ख़त्म की। उसने अधिकारी का धन्यवाद किया और दुख भरी अभिव्यक्ति के साथ हमारी ओर दौड़ी। जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरी, नंदिनी मुझ पर कूद पड़ी और गले लगा लिया। माँ, कितनी खुशी हुई। भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, कंधे मेरे हाथों में सिसकियों से हिल रहे थे। पिछली रात मैंने आपको हर जगह ढूंढा। मुझे लगा कि आपको कुछ भयानक हो गया है। मैं बहुत डरी हुई थी माँ। मैं पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी रही, उस झूठे गले लगने का जवाब देने में असमर्थ। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर कांप रहा है, उसके हर स्पर्श को अस्वीकार कर रहा था। मेरे पीछे समीर और प्रीति चुप थे, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि उनकी बर्फीली निगाहें नंदिनी पर गड़ी हुई थीं। मेरी प्रतिक्रिया की कमी देखकर उसने मुझे छोड़ा, मेरे हाथ पकड़े और अपनी आंसुओं से भरी, स्पष्ट रूप से चिंतित आंखों से मुझे देखा। आप पूरी रात कहाँ थीं माँ? आपको पता है यहाँ सब कितना भयानक था। अच्छा हुआ कि आप नहीं थीं। ये परिवार के लिए एक वरदान था। मैंने अपने हाथ खींचे और सूखी और दूर की आवाज़ में जवाब दिया, मैं थक गई थी, इसलिए समीर मुझे आराम करने ले गया। नंदिनी ने जल्दी से सिर हिलाया, बिना किसी झिझक के इस पर विश्वास करने का नाटक करते हुए। हाँ ज़रूर, कितनी अच्छी किस्मत। अच्छा हुआ कि आप उन्हें ले गए समीर। वह मेरे बेटे की ओर कृतज्ञता से भरे स्वर में मुड़ी।
पुलिस का कहना है कि ये एक तकनीकी खराबी थी। एक ख़राब रॉकेट ने आग लगा दी। आतिशबाजी वाली कंपनी ने पहले ही सारी जिम्मेदारी ले ली है। अब विश्वसनीय है ना? वे परिवार के सबसे खुशी के दिन को बर्बाद करने वाले थे। लगभग एक त्रासदी का कारण बन गए। वह बिना रुके बोलती रही, किसी को कोई जगह नहीं दी। एक दुखद दुर्घटना के बारे में एक सही कहानी गढ़ती रही, जहां वह बहादुर पत्नी थी जो सब कुछ संभालने के लिए वहीं रुकी रही। तभी राज एक कर्मचारी द्वारा व्हीलचेयर में धकेला हुआ दिखाई दिया। उसका दाहिना हाथ बंधा हुआ था। उसने मुझे एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। मुझे सुरक्षित देखकर राहत मिली, लेकिन कुछ अपराध बोध और टालमटोल भी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाया और नज़रें हटा लीं। जबकि बड़े उस तनावपूर्ण नाटक में फंसे हुए थे, मोहित घर के अंदर चला गया। बच्चे को प्यास लगी होगी। थोड़ी देर बाद वह वापस आया और धीरे से मेरी आस्तीन खींची। उसने फुसफुसाया, बस इतना कि मैं ही सुन सकूं। दादी, जब मैं पानी लेने रसोई में गया तो मैंने नौकरानी रोज़ा को बावर्ची से बात करते हुए सुना। मैं बेहतर सुनने के लिए झुक गई। उसने बावर्ची से कहा, अच्छा हुआ कि बड़ी अम्मा वहाँ नहीं थीं। नंदिनी दीदी ने हमें चेतावनी दी है कि अगर पुलिस या कोई पूछे तो हमें कहना है कि हमें बड़ी अम्मा की जगह बगीचे में बदलने के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर कोई बताता है तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। एक बच्चा ऐसी बात नहीं गढ़ सकता था। नंदिनी ने न सिर्फ एक दुर्घटना की योजना बनाई थी, बल्कि वह डर और अपनी शक्ति का भी इस्तेमाल कर रही थी ताकि उन सभी गवाहों को चुप करा सके जो उसे बेनकाब कर सकते थे। मैंने ऊपर देखा और उसकी आंखों में सीधे देखा। वह बड़ी नज़ाकत से राज के माथे से पसीने की बूंदें एक रुमाल से पोंछ रही थी। वह अभी भी एक समर्पित और आज्ञाकारी पत्नी की छवि थी, लेकिन अब मेरी आंखों में उसकी मुस्कान, उसकी देखभाल, उसके आंसू सब एक घिनौना मुखौटा मात्र थे जो एक शैतानी आत्मा को छिपा रहे थे। मुझे पता है कि मैं जल्दबाजी में काम नहीं कर सकती। मेरी दुश्मन न सिर्फ क्रूर है, बल्कि अत्यंत धूर्त और अच्छी तरह से तैयार भी है। अभी सीधे उसका सामना करना हमें सिर्फ हरा देगा। मैं समीर की ओर मुड़ी। हमने बिना शब्दों के एक दूसरे को देखा। हम दोनों समझ गए, जंग तो अभी शुरू हुई है और जीतने के लिए हमें ऐसे ठोस अकाट्य सबूत खोजने होंगे जो उसका असली चेहरा सबके सामने ला सकें। वह रात का खाना मेरे जीवन का सबसे घुटन भरा भोजन था। नंदिनी सामान्य दिखने का नाटक कर रही थी। वह राज्य को खाना परोसती रही, आर्यन से उसके आने वाले हनीमून के बारे में पूछती रही और बताती रही कि इवेंट कंपनी ने उसे बार बार माफ़ी मांगने के लिए कैसे फ़ोन किया था। वह उस अच्छी मेज़बान की भूमिका निभा रही थी जो एक बड़े झटके के बाद परिवार का मनोबल उठाने की कोशिश करती है। लेकिन समीर, प्रीति और मेरे भारी मौन ने उसके प्रयासों को एक बेतुका एकलाब बना दिया। मेज़ पर माहौल इतना ठंडा और तनावपूर्ण था कि उसे चाकू से भी काटा जा सकता था। मैंने थकान और सिर दर्द का बहाना बनाकर जल्दी अपने कमरे में जाने का फ़ैसला किया, नंदिनी के चेहरे पर एक जबरन मुस्कान छोड़ते हुए। 1 घंटे बाद जब मुझे यकीन हो गया कि सब अपने कमरों में जा चुके हैं, तो मैंने दरवाजे पर एक हल्की सी खटखटाहट सुनी, जैसे बिल्ली के नाखूनों की। वे समीर और प्रीति थे। मैं तुरंत दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी, उन्हें अंदर किया और सावधानी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मंद लैंप की रोशनी में हम तीनों दृढ़ निश्चय के साथ बिस्तर पर बैठ गए। असली लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। हम सीधे उसका सामना नहीं कर सकते, समीर ने तुरंत दृढ़ आवाज़ में कहा। उसने सभी कर्मचारियों को रिश्वत दी है और धमकाया है। हमारे शब्द बनाम उसके आंसू। कौन विश्वास करेगा? हमें भौतिक सबूत चाहिए, कुछ ऐसा जिसे वह नकार न सके। प्रीति ने शहर में काम करने वाले की व्यावहारिक बुद्धि और तेज़ दिमाग के साथ तुरंत एक विचार प्रस्तावित किया। ऐसी बड़ी इवेंट कंपनियों के पास आमतौर पर बहुत सख्त सुरक्षा नियम होते हैं, खासकर आतिशबाजी जैसे खतरनाक अनुभागों में। संभावना है कि उन्होंने घटनाओं को रोकने और बीमा के लिए सबूत के तौर पर तकनीकी क्षेत्र में निगरानी कैमरे लगाए होंगे। हमें उन तक पहुंच प्राप्त करनी होगी। प्रीति का विचार अंधेरे में रोशनी की किरण जैसा था। उसी क्षण एक और याद मेरे मन में आई, और पैसे।
मैंने उत्साह से थोड़ी कांपती आवाज़ में कहा। निश्चित रूप से उसने अलकापुरी फार्म हाउस के पैसे से उस तकनीशियन को रिश्वत दी थी। अलकापुरी फार्म हाउस का बैंक खाता मेरी माँ राज और उसके नाम पर है। सभी बड़े लेन देन के लिए कम से कम 2 लोगों के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। योजना तेज़ी से तैयार की गई। हम 2 टीमों में बंट जाएंगे और अगले दिन काम करेंगे। अगली सुबह प्रीति ने कहा कि उसे कंपनी के कुछ ज़रूरी काम निपटाने के लिए शहर जाना है और वह बहुत जल्दी निकल गई। नंदिनी को कुछ भी शक नहीं हुआ। उसने अपनी ननद को रास्ते में सावधान रहने के निर्देश भी दिए। वास्तव में प्रीति अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलने गई थी जो अब वकील थी। सौभाग्य से वह दोस्त इवेंट कंपनी के निदेशक को जानती थी। प्रीति ने एक संभावित ग्राहक होने का नाटक किया। एक कंपनी की निदेशक जो ग्राहकों को धन्यवाद देने के लिए एक बड़ा आयोजन करने के लिए एक भागीदार की तलाश में थी। उसने चतुराई से बातचीत को अलकापुरी फार्म हाउस में हुई दुखद घटना की ओर मोड़ दिया। सुरक्षा उपायों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करते हुए निदेशक एक महत्वपूर्ण ग्राहक को खोने के डर से अपनी आधुनिक सुरक्षा प्रणाली के बारे में शेखी बघारने में संकोच नहीं किया और अनजाने में पुष्टि की कि उनके पास सभी तकनीकी क्षेत्रों में 24 घंटे निगरानी कैमरे थे। अवसर का लाभ उठाते हुए प्रीति ने प्रस्ताव दिया कि उसका वकील, जो वास्तव में वही दोस्त था, तकनीकी विभाग के साथ मिलकर संबंधित वीडियो निकालने का काम करे। ये तर्क देते हुए कि संकट प्रबंधन प्रक्रिया का कानूनी उद्देश्यों के लिए विश्लेषण किया जाए ताकि बीमा कंपनी से अलकापुरी फार्म हाउस को हुए नुकसान के लिए मुआवजा मांगा जा सके। उसका तर्क इतना ठोस और तार्किक था कि निदेशक के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। उसी शाम प्रीति लौट आई। वह थकी हुई दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक शब्द भी कहे बिना उसने अपना पर्स खोला और अपनी हथेली में रखी एक छोटी काली यूएसबी ड्राइव दिखाई। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, लेकिन जिसमें एक पूरी भयानक सच्चाई छिपी थी। जब प्रीति बाहर थी, समीर ने घर से काम किया। उसने इंतज़ार किया जब तक नंदिनी आग लगने वाली जगह पर सफाई कर्मचारियों को आदेश देने में व्यस्त न हो जाए, और अलकापुरी फार्म हाउस के कार्यालय में घुस गया जहां मुख्य कंप्यूटर था जिसमें सभी डेटा संग्रहित थे। माँ, उसने जाने से पहले मुझसे कहा, मुझे याद आया कि पिछले हफ्ते नंदिनी ने मुझे कुछ दस्तावेज दिए थे और मुझसे एक हस्तांतरण आदेश को ऑनलाइन अनुमोदित करने के लिए कहा था। उसने कहा था कि यह नीदरलैंड के एक लग्जरी फूल आपूर्तिकर्ता को सबसे अच्छी कीमत पाने के लिए अग्रिम भुगतान था। उस समय मुझे जल्दी थी और मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, बस जल्दी ख़त्म करने के लिए हस्ताक्षर कर दिए। समीर ने अलकापुरी फार्म हाउस के बैंक खाते में लॉग इन किया। सैकड़ों लेन देन की समीक्षा करने के बाद उसे अंततः वे आदेश मिल गया। राशि 50,000 रुपये थी। फूलों के एक ऑर्डर के लिए कोई छोटी राशि नहीं, लेकिन प्राप्तकर्ता कोई फूलों की कंपनी नहीं थी। स्क्रीन पर जो नाम दिखाई दिया वह जुगनू रामपाल था। समीर ने तुरंत इवेंट संगठन का अनुबंध खोला। उसका दिल रुक गया। यह नाम आतिशबाजी टीम के मुख्य तकनीशियन के नाम से बिल्कुल मेल खाता था। एक पल भी संकोच किए बिना समीर ने लेन देन का प्रमाण पत्र प्रिंट कर लिया। उसने लाल मार्कर से उस घातक हस्तांतरण की लाइन को घेरा और उसे सावधानी से रख लिया। वह रात को हम तीनों फिर से मेरे कमरे में मिले। दरवाज़ा सिर्फ अंदर से बंद ही नहीं था, बल्कि एक कुर्सी से अटका भी दिया गया था। हम तीनों के दिल ज़ोर से धड़क रहे थे। समीर ने यूएसबी ड्राइव लैपटॉप से जोड़ा। कुछ ही पल में एक धुंधला वीडियो सामने आया। ऊपर से लिया गया एंगल सफ़ेद काला दानेदार, लेकिन भले ही वीडियो की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, हमने तुरंत नंदिनी की आकृति को उसके पन्ने जैसे हरे रंग के लहंगे में पहचान लिया। हमने साफ देखा उसके हाथ का वो दृढ़ इशारा जो दावत वाले क्षेत्र की ओर था। और फिर वो निर्णायक पल, जिस क्षण उसने एक मोटा लिफाफा टेक्नीशियन जुआन कार्लोस रामिरेज को दिया, वह पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गया था। इसके बाद समीर ने बैंक रसीद को लैपटॉप के बगल में बिस्तर पर रख दिया। 2 सबूत, एक तस्वीर और एक संख्या। खामोश पर इतना वजनी कि किसी भी इंसान को तबाह कर दे। मैंने कांपते हाथों से दोनों सबूतों को देखा। सब कुछ बहुत साफ था। अब यह सिर्फ अनुमानों, संदेहों या भावनाओं का सवाल नहीं था। यह थी ठंडी और निर्दयी सच्चाई। मैंने गहरी सांस ली। मैंने अपने दोनों बेटों को देखा और पहले से कहीं ज़्यादा दृढ़ आवाज़ में कहा, बस बहुत हो गया, कल हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। अगली सुबह हमने नंदिनी को बताया
कि हमें कुछ संपत्ति के कागजात फिर से बनवाने के लिए नगर पालिका जाना है। शायद आग में वे ख़राब हो गए थे। उसे ज़रा भी शक नहीं हुआ और उसने तो हमें रास्ते में सावधान रहने को भी कहा। पुलिस स्टेशन में हमें इंस्पेक्टर साहब के दफ्तर ले जाया गया, जो एक अधेड़ उम्र के गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति थे। शुरुआत में उन्हें हमारी कहानी पर शक हुआ। शायद उन्होंने सोचा कि यह संपत्ति को लेकर सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा है, लेकिन जब समीर ने लैपटॉप मेज़ पर रखा और वीडियो चलाया और जब बैंक रसीद उसके बगल में रखी गई तो उनका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उन्होंने आंखें सिकोड़कर स्क्रीन को देखा और फिर कागज़ पर लिखे अंकों पर नज़र डाली। उनके चेहरे की हर शिकन में गंभीरता झलक रही थी। वह उठे, कमरे में इधर उधर चलने लगे और फिर रुक कर दृढ़ आवाज़ में बोले, यह अब कोई दुर्घटना नहीं है, यह सोच समझकर की गई हत्या का प्रयास है। जाने से पहले मैंने एक आखिरी निवेदन किया जो एक माँ के दिल की गहराई से निकला था। इंस्पेक्टर साहब, जब इनके गुनाहों का पर्दाफाश हो तो कृपया मुझे वहाँ मौजूद रहने दें। मैं ही हूँ जो इन्हें सामना करना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे काफ़ी देर तक देखा। उनकी आंखों में मेरी आखिरी विनती को लेकर संदेह था। आखिरकार उन्होंने सहमति दी, लेकिन एक शर्त पर। सब कुछ उनके कड़े नियंत्रण में होना चाहिए, कोई भी हद से बाहर नहीं जाएगा। मैंने स्वीकार किया। मुझे हिंसा नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ सच चाहिए था। समीर और प्रीति से बात करने के बाद हमने एक ऐसा समय और स्थान चुनने का फैसला किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। रविवार की सुबह गांव के छोटे से मंदिर में पूजा के ठीक बाद, एक पवित्र स्थान जहां लोग अपने पाप धोने आते थे। मैं चाहती थी कि नंदिनी के अपराध भगवान और पूरे समाज की आंखों के सामने उजागर हों, उन लोगों के सामने जिन्होंने कभी उसकी प्रशंसा की थी और उस पर भरोसा किया था। अंधेरे में किए गए पापों का न्याय रोशनी में होना चाहिए। उस रविवार की सुबह हवा भारी बोझिल महसूस हो रही थी। मेरा पूरा परिवार मंदिर में मौजूद था, जैसा कि पीढ़ियों से प्रथा थी। नंदिनी भी वहीं थी। उसने एक सुंदर सफ़ेद पोशाक पहनी थी, बाल करीने से संवारे हुए थे। वह निर्दोष, लगभग संत जैसी दिख रही थी। वह प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल बैठी, हाथ जोड़े हुए। होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। इतनी भक्त की रूह कांप जाए। वह किस बात के लिए माफ़ी मांग रही थी? उन पापों के लिए जो उसने किए थे, या उन्हें हमेशा के लिए छिपाने के लिए दैवीय मदद के लिए? मैंने पीछे मुड़कर देखा और दो अज्ञात लोगों को सादे कपड़ों में आखिरी पंक्ति में चुपचाप बैठे हुए देखा। उनकी नज़रें पुजारी पर नहीं बल्कि सावधानी से हम पर थीं। वे पुलिस वाले थे। सब कुछ तैयार था। पूजा समाप्त हुई। पुजारी ने आखिरी आशीर्वाद दिया और ऑर्गन ने एक मधुर धुन बजाई। लोग उठने लगे, एक दूसरे को अलविदा कहने लगे, बातें करने लगे। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। यह वो पल था। मैंने अपना सारा साहस जुटाने के लिए गहरी सांस ली और बात की। मेरी आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी साफ और दृढ़ थी कि मंदिर में हर शोर थम गया। नंदिनी! जगह थम सी गई। सब हमारी तरफ मुड़कर देखने लगे। नंदिनी ने भ्रमित होकर आंखें फाड़कर देखा, कुछ भी समझे बिना। राज अपनी व्हीलचेयर पर उसके बगल में बैठा था, मुझे हैरान होकर देख रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी, अपनी बेंच से गुजरी और अपनी बहू के सामने आ खड़ी हुई। समीर और प्रीति मेरे पीछे पीछे आए, दो रखवालों की तरह मेरे पीछे खड़े हो गए। बस कुछ ही कदमों की दूरी थी हमारे बीच। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा और शांत लेकिन चाकू की तरह तीखी आवाज़ में बोली, भगवान और सभी उपस्थित लोगों के सामने मैं चाहती हूँ कि तुम आखिरी बार सच का जवाब दो। शादी में लगी आग सच में एक दुर्घटना थी? नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह अपना नाटक करती रही। माँ, आप मुझसे यहाँ ऐसा क्यों पूछ रही हैं? यकीनन ये एक दुर्घटना थी। पुलिस ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। और तुम इसकी क्या व्याख्या करोगी? मैंने उसे ठंडे तरीके से रोका। उसी पल समीर ने अपना फ़ोन उठाया, जिसकी रोशन स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा था। उसमें नंदिनी को एक टेक्नीशियन को पैसे देते हुए धुंधली आवाज़ और तस्वीर सुनाई दे रही थी। भले ही गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, लेकिन कोई भी उसकी आकृति या उसके पन्ने जैसे हरे रंग के लहंगे को नहीं पहचान सकता था। कुछ उत्सुक पड़ोसियों ने पास आना शुरू कर दिया। कानाफूसी मधुमक्खियों के झुंड की तरह फैल गई। हे भगवान, क्या वह नंदिनी जी हैं? वह किससे पैसे दे रही हैं? नंदिनी हकलाई, उसके होंठ कांप रहे थे। नहीं, वह मैं नहीं हूँ। यह वीडियो फर्जी है।
कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और इस RS फफाद हौजार के लेन देन के बारे में क्या? मैंने अपनी जेब से 4 तह किया हुआ बैंक स्टेटमेंट निकाला और सबके सामने खोल दिया। तुमने फूल वाले जुआन कार्लोस रामिरेज को उत्तम फूलों के लिए भुगतान किया नंदिनी। तभी सादे कपड़ों में 2 पुलिसकर्मी पीछे से आगे बढ़े गलियारे को दोनों ओर से बंद कर दिया और सभी निकास रोक दिए। और फिर वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। आर्यन, मेरा पोता, दुनिया में सबसे प्यारा बच्चा जो अब तक शांत खड़ा था, अचानक प्रतिक्रिया कर उठा। उसका चेहरा मोम जैसा सफ़ेद पड़ गया। वह मेरी तरफ भागा, मेरे हाथों से बैंक स्टेटमेंट छीन लिया और फिर अपने मामा से फ़ोन ले लिया। वह लगभग गिरते गिरते बचा। उसकी आंखें बार बार नंबर पढ़ रही थीं। फिर वे स्क्रीन पर अपनी माँ की तस्वीर पर अटक गईं। वह नंदिनी की ओर मुड़ा। उसकी आवाज़ दर्द और अविश्वास से भरी हुई थी। माँ, मुझे बताओ कि यह सच नहीं है। मुझे बताओ कि यह सब एक गलतफहमी है। क्यों? तुमने मेरी शादी के दिन ऐसा क्यों किया? ये आखिरी तिनका था जिसने ऊँट की पीठ तोड़ दी। नंदिनी का परफेक्ट मुखौटा पूरी तरह से ढह गया। वह अब और ढोंग नहीं कर पाई। वह चर्च के ठंडे फर्श पर घुटनों के बल गिर गई, अपने हाथों से चेहरा ढक लिया और एक दिल दहला देने वाली शर्म और निराशा से भरी चीख में फूट पड़ी। मुझे माफ़ कर दो आर्यन, मेरे बेटे, मुझे माफ़ कर दो। मैंने यह सब तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए किया। भविष्य? आर्यन आंसुओं से भरी टूटी आवाज़ में चिल्लाया। भविष्य अपराध पर नहीं बनाया जा सकता। मुझे ऐसा भविष्य नहीं चाहिए। वह अपनी माँ से, जो एक राक्षस से भागते हुए लग रही थी, कदम कदम पीछे हटा। राज अपनी व्हील चेयर में बैठा था। उसने कुर्सी के हथों को इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि उसकी उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ गए थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपना सिर झुका लिया। वे चौड़े कंधे जो कभी पूरे परिवार का सहारा थे, अब हिल रहे थे। कई सालों में पहली बार दुर्घटना वाले दिन के बाद से मैंने अपने बड़े बेटे को रोते हुए देखा। लाचारी के आंसू, शर्म के आंसू, एक टूटे हुए दिल के आंसू। एक पुलिसकर्मी पास आया और उसने नंदिनी को ठंडे तरीके से हथकड़ी लगा दी। हथकड़ी की धातु की आवाज़ चर्च की खामोशी में सूखी क्रूरता से गूंज उठी। नंदिनी, राज अधिकारी ने दृढ़ आवाज़ में कहा, आपको हत्या के प्रयास और आगजनी के संदेह में गिरफ्तार किया जाता है। जब उसे ले जाया जा रहा था, नंदिनी मेरे पास से गुजरी। उसने अपनी सूजी हुई, आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाईं और सिसकियों के बीच फुसफुसाई, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बिना जवाब दिए नज़रें फेर लीं। माफ़ी एक ऐसा उपहार नहीं है जिसे आसानी से दिया जा सके, खासकर जब पाप की कीमत पूरे परिवार का विनाश हो। नंदिनी की आकृति चर्च के भारी लकड़ी के दरवाज़ों के पीछे गायब हो गई। अंदर सिर्फ हम बचे थे। मेरा परिवार टूटा हुआ और बिखरा हुआ, खाली बेंचों और मंदिर की न्यायपूर्ण खामोशी के बीच खड़ा था। उस रात सबसे भीषण तूफान गुजर जाने के बाद अलकापुरी फार्म हाउस एक भारी और भयावह सन्नाटे में डूब गया। न अब हंसी थी, न ही उत्सव की आवाज़ें, न ही टकराव के दिनों का दमघोंटू तनाव। बस खालीपन बचा था। टूटी हुई खिड़कियों के बीच हवा उदास विलाप की तरह सीटी बजा रही थी और बाहर खेतों में कीड़े गा रहे थे। एक शाश्वत ध्वनि, मानवीय त्रासदियों से बेपरवाह। बड़ा घर कभी इतना ठंडा और अकेला नहीं लगा था। आर्यन और उसकी नई पत्नी ने उसी शाम अपना सामान पैक किया और चले गए। वे ऐसी जगह पर नहीं रह सकते थे जो उसकी माँ के पतन की गवाह थी, जिसे वह इतना पूजता था। जाने से पहले मेरे पोते ने मुझे कसकर गले लगाया। मेरी पतली बाहों में उसकी चौड़ी पीठ कांप रही थी। वह रोया और उसके गर्म आंसू मेरे कंधे को भिगो गए। दादी, मुझे खेद है, मुझे अपनी माँ के लिए खेद है। मैं सिर्फ अपने टूटे हुए दिल के साथ उसकी पीठ सहला पाई। मुझे पता था कि ये घाव उसे जीवन भर सताएगा। जहाँ तक राज की बात है, मेरे बड़े बेटे की, वह चर्च से लौटने के तुरंत बाद अपने कमरे में बंद हो गया। मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक बार मैंने एक गिलास के दीवार से टकराकर टूटने की आवाज़ सुनी और फिर पूर्ण सन्नाटा, किसी भी चीख से भी ज़्यादा भयानक सन्नाटा। मैं सो नहीं पाई, नींद मुझे छोड़ चुकी थी। मैंने एक पुरानी तेल की लालटेन जलाई जो मेरे पति को पसंद थी और अकेले अंधेरे गलियारे में चली। कांपती हुई और मंद रोशनी ने दीवार पर टंगी पारिवारिक तस्वीरों को रोशन किया, जिससे तस्वीरों में मुस्कान विकृत मुखौटे जैसी लगने लगी। मैं राज और नंदिनी की शादी की तस्वीर के सामने रुक गई।
उस तस्वीर में वे इतने दीप्तिमान और खुश दिख रहे थे। नंदिनी की मुस्कान शुद्ध थी। उसकी काली आंखें अपने पति को प्यार और प्रशंसा से देख रही थीं। मैं सोचती थी कि यह सच्चा प्यार है। मैंने खुद से पूछा कि कब लालच और ईर्ष्या उस लड़की की आत्मा में घुस बैठ कर गए। कब से वह शुद्ध मुस्कान एक हथियार बन गई और वह प्यार भरी नज़रें घातक गणनाओं से रंग गईं। मैं पोर्च पर गई जहाँ केवल खाली कुर्सियाँ बची थीं और पार्टी के बचे हुए निशान। एक ऐसी पार्टी जो शायद कभी ख़त्म ना हो। रात की ठंडी हवा मेरे कोट में घुस रही थी और मुझे अंदर तक कंपा रही थी। माँ, आपको अंदर चलना चाहिए। रात की ओस बहुत ठंडी है। समीर मेरे पीछे कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला। उसने एक मोटी ऊनी शॉल मेरे कंधों पर डाल दी। उसने और कुछ नहीं कहा, बस मेरे साथ खड़ा होकर खेतों को अपनी आगोश में लेती उस अंधेरी रात को घूरता रहा। कुछ देर बाद समीर ने चुप्पी तोड़ी। माँ, मैंने वकील से बात की है। नंदिनी का मामला बहुत पेचीदा होगा, लेकिन सबूत इतने स्पष्ट हैं कि उसके लिए बेगुनाह साबित होना मुश्किल होगा। वह एक पल के लिए झिझका, जैसे शब्दों को सावधानी से चुन रहा हो, और फिर चिंतित स्वर में बोला, माँ, यह जगह अब दर्दनाक यादों से भरी है। हर कोने में उदास बातें छिपी हैं। शायद आप और राज अलकापुरी फार्म हाउस बेचकर हमारे साथ शहर में रहने आ जाएं। हम कहीं और से नई शुरुआत कर सकते हैं। मैंने उसे देखा। मैं जानती थी कि वह यह सब प्यार से कह रहा था, कि उसे मेरी और अपने भाई की परवाह थी। जाने का, सब कुछ बेचकर अतीत से भागने का विचार मेरे मन में भी आया था। विश्वासघात, दर्द, बर्बादी को भूलने के लिए चले जाना। लेकिन मैंने दूर तक फैले मक्के के खेतों को देखा जो चांद की पहली रोशनी में नहाए हुए थे। मैंने गौशाला में पशुओं का कोमल रंभाना सुना। परिचित पेड़ों के बीच हवा की सरसराहट सुनी। यह सिर्फ ज़मीन और घर नहीं था, यह मेरे परिवार की आत्मा थी। वह विरासत जिसे पीढ़ियों ने पसीने, आंसू और खून से बनाया था। इसे छोड़ना, इसे मारना होगा। अपनी जड़ों को अपने ही हाथों से उखाड़ना होगा। मैंने अपना सिर हिलाया। मैंने अपना खुरदुरा हाथ अपने बेटे के हाथ पर रखा। मेरी आवाज़ दृढ़ थी, नहीं समीर, मैं नहीं जाऊंगी। पाप इस धरती पर हुआ है, लेकिन इस धरती का कोई दोष नहीं है। हमारे पूर्वज यहीं जिए और यहीं मरे। मैं वह नहीं हो सकती जो सब खत्म कर दे। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। मैं राज का ख्याल रखने के लिए यहाँ रहूँगी। उसे अब पहले से कहीं ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, अलकापुरी की लौ को जीवित रखने और हम सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए। समीर ने आंसुओं से भरी आंखों से मुझे देखा। उसने और कुछ नहीं कहा। उसने मुझे मनाने की कोशिश नहीं की, बस सिर हिलाया और मुझे कसकर गले लगा लिया। उस आलिंगन में मैं जान गई कि उसने अपनी माँ का फैसला समझ लिया था। समीर से बात करने के बाद मुझे लगा कि मुझ में और हिम्मत आ गई है। मैं रसोई में गई, अपने हाथों से अदरक की गर्म चाय की केतली बनाई, उसे एक ट्रे में रखा और राज के कमरे के दरवाजे तक ले गई। मैंने फिर से दस्तक दी, इस बार ज़्यादा धीरे से। राज, मैं माँ हूँ, क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? मैं तुम्हारे लिए अदरक की चाय लाई हूँ। अंदर काफ़ी देर तक सन्नाटा रहा। मैंने सोचा कि वह जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर मैंने भारी ताले के खिसकने की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा आधा खुल गया। राज अपनी व्हील चेयर पर था। कमरे के बीचों बीच बिखरा हुआ था। टूटे हुए गिलास के टुकड़े अभी भी फर्श पर बिखरे थे। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। एक ही दिन में मेरा बेटा 10 साल बूढ़ा लग रहा था। उसने मुझे नहीं देखा, बस सिर झुकाकर एक कर्कश आवाज़ में बुदबुदाया, मुझे माफ़ कर दो माँ। मैं जानता हूँ, मुझे बहुत समय से ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक कायर हूँ। मैंने चाय की ट्रे पास की मेज़ पर रख दी। मैं अंदर गई और व्हील चेयर के बगल में घुटने टेक दिए। मैंने अपने बेटे के अचल पैरों को गले लगा लिया, वही पैर जो कभी इस अलकापुरी फार्म हाउस में एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ते थे। मैंने आंसुओं से भरी आवाज़ में उससे कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं थी राज, तुम भी लालच और झूठ के शिकार थे। अब सब खत्म हो गया है, हम मिलकर इससे बाहर निकलेंगे। हाँ बेटा। मुझे सुनकर राज आखिर खुद को रोक नहीं पाया। वह फूट फूट कर रोने लगा, एक घायल बच्चे की तरह सिसकियाँ भरते हुए। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। कुछ देर तक हम ऐसे ही गले मिले उस शांत कमरे में रोते रहे। आंसुओं को दर्द, अपराध बोध और शर्म को बहा ले जाने दे रहे थे। यह अलकापुरी में सबसे लंबी रात थी, लेकिन उन आंसुओं
और उस सन्नाटे के बीच मुझे लगा कि परिवार के बचे हुए लोगों के बीच कुछ नया, नाजुक लेकिन सच्चा उभरना शुरू हो गया था। हमने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन हम अभी भी एक दूसरे के पास थे। सुबह आएगी अतीत की राख और भविष्य की उम्मीद लेकर, और हमें यहीं मिलकर इसका सामना करना होगा। महीने बीत गए। समय एक शांत नदी की तरह खुले घावों को नरम करने लगा। ऐसे निशान छोड़ गया जो हालांकि कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, अब उतना दर्द नहीं देते थे। अलकापुरी में जीवन ने एक नई व्यवस्था ले ली, एक शांत और धीमी। तेज ठहाके दुर्लभ हो गए, उनकी जगह कोमल मुस्कान और समझदार नज़रें ले लीं। हम खंडहरों के बीच जीना सीख रहे थे। नंदिनी को हत्या के प्रयास और जानबूझकर आग लगाने के लिए कई साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। मुकदमे के दिन हम में से कोई भी मौजूद नहीं था। हम और ज़्यादा मुकदमे या दर्द को फिर से नहीं देखना चाहते थे। हमने अतीत को आराम करने देना चुना, हालांकि हम जानते थे कि यह कभी पूरी तरह से गायब नहीं होगा। समीर और प्रीति मोहित को लगभग हर सप्ताहांत अलकापुरी लाते थे। बच्चे की साफ हंसी हमारी सूखी धरती पर ताज़े पानी की तरह थी। राज अपने कमरे से ज़्यादा बाहर निकलने लगा। वह अब अंधेरे में बंद नहीं रहता था। अब वह अपना ज़्यादातर समय दफ्तर में बिताता था, खाते बही, इन्वेंट्री और संपत्तियों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित करता था। ऐसे काम जो पहले उसने किए थे। कई सालों से वह लापरवाह था, सब कुछ अपनी पूर्व पत्नी पर छोड़ दिया था। अब हिसाब किताब अपने हाथ में लेना उसे कहीं न कहीं अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस दिला रहा था। आर्यन कभी कभी फ़ोन करके मेरे और अपने पिता के बारे में पूछता। उसकी आवाज़ में एक नई दृढ़ता और परिपक्वता थी। वह और अनुष्का एक नए शहर चले गए थे, एक नई शुरुआत के लिए, गपशप और उत्सुक नज़रों से दूर। मैं जानती हूँ कि उसके दिल का घाव अब भी गहरा है, पर वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हम सब की तरह। एक सप्ताहांत की शाम, जब सूरज की सुनहरी किरणें अलकापुरी फार्म हाउस पर आखिरी बार बिखर रही थीं, मोहित और मैं चौखट पर बैठे ताजी तोड़ी गई मकई के भुट्टे छील रहे थे। हम दोनों खामोशी में काम कर रहे थे। केवल मकई के पत्तों की सूखी सरसराहट और बगीचे में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अचानक दूर गांव से पटाखों की आवाज़ें आने लगीं। कोई त्योहार मन रहा था और पहले पटाखे बैंगनी नीले आकाश में खिल उठे। देखो दादी, पटाखे कितने सुंदर हैं, मोहित ने उत्साहित होकर चिल्लाया, आधा छिल्ला भुट्टा छोड़ते हुए। बच्चा आसमान की ओर इशारा कर रहा था और उसकी गहरी आंखें रंग बिरंगी आतिशबाजी को दर्शाती हुई चमक रही थीं। मैंने उसकी नज़र का पीछा किया। मेरे सीने में हल्की सी चुभन महसूस हुई, एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया जिसे रोकना नामुमकिन था। मेरा गला सूख गया और उस नरक जैसी आग की छवि वापस आने की धमकी देने लगी। पर तभी मैंने मोहित का उत्साहित और मासूम चेहरा देखा। मैं अपने डर को, उसकी पवित्रता को छूने नहीं दे सकती थी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, शायद थोड़ी टेढ़ी सी मुस्कान निकली और मैंने उसके बालों पर हाथ फेरा। हाँ, बहुत सुंदर मेरे बच्चे। आतिशबाजी एक के बाद एक फूटती रही, आसमान में चमकीली तस्वीरें बनाती रहीं। मोहित मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। अचानक वह मेरी ओर मुड़ा। उसकी पारदर्शी आंखें मुझे घूरती रहीं और उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे मैं ठिठक गई। दादी, नंदिनी चाची ने ऐसा क्यों किया? समीर पापा कहते हैं कि उन्होंने कुछ बहुत बुरा किया था। मैं देर तक खामोश रही। हमारे आसपास की हवा ठहर सी गई थी। केवल पटाखों की दूर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं एक बच्चे को लालच, ईर्ष्या और मानवीय आत्मा की जटिल छायाएं कैसे समझा सकती थी? मैं उसके दिल में नफ़रत नहीं बोना चाहती थी, पर झूठ भी नहीं बोल सकती थी। आखिरकार मैंने आसमान में धीरे धीरे बुझती आतिशबाजी को देखा और धीरे धीरे बात की, हर शब्द को सावधानी से चुनते हुए। क्योंकि मेरे प्यारे, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अपनी रोशनी को चमकाने के लिए उन्हें दूसरों की लौ बुझानी पड़ती है। मैंने एक पल रुका, उसकी उत्सुक छोटी आंखों को देखा। वे एक बहुत ही सरल बात नहीं समझते। जब हम सब अपनी मोमबत्तियां जो जलाते हैं तो कमरा और भी रोशन हो जाता है। मोहित ने अपनी छोटी सी गर्दन झुका ली, मेरी बातों पर कुछ देर सोचा, फिर उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया और पूरी मासूमियत और ईमानदारी से फुसफुसाया, मुझे अच्छा लगता है जब कमरा ज़्यादा रोशन होता है। मैं इस बार सचमुच मुस्कुराई। मैंने उसे कसकर गले लगाया।
उसके बालों की मासूम सुगंध में सांस ली। आतिशबाजी आसमान को रोशन करती रही, हम दोनों के चेहरों को रोशनी से नहलाती रही। मुझे एहसास हुआ कि वह रोशनी अब भी सुंदर, चमकदार और प्रशंसा के योग्य थी, पर उस मनहूस रात से मेरे लिए उसका अर्थ हमेशा के लिए बदल गया था। यह अब सिर्फ खुशी, उत्सव और एकता का प्रतीक नहीं था। अब यह उस अंधेरे की शाश्वत याद दिलाता था जो सबसे चमकीली जगहों में भी छिप सकता है। यह वह दर्दनाक जागरण था जिसका मेरी परिवार ने बहुत ऊंची कीमत चुकाई थी। मैंने खुद से और उन आत्माओं से फुसफुसाया जो अलकापुरी फार्म हाउस में विश्राम कर रही थीं। जब आखिरी चिंगारियां को रात में विलीन हो गईं और आकाश में शांति लौट आई। रोशनी अब भी सुंदर है, पर मैं उसे फिर कभी पहले जैसा नहीं देख पाऊंगी। जो कहानी आपने अभी सुनी है, उसके नाम और स्थान बदल दिए गए हैं ताकि इसमें शामिल लोगों की पहचान गोपनीय रखी जा सके। हम ये कहानी न्याय के लिए नहीं सुना रहे, बल्कि इस उम्मीद में कि कोई इसे सुने और विचार करे। कितनी माएँ अपने ही घर में खामोशी में पीड़ा सह रही हैं। मैं ईमानदारी से पूछना चाहती हूँ, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? क्या आप शांति बनाए रखने के लिए खामोशी चुनती, या अपनी आवाज़ वापस पाने के लिए हर चीज़ का सामना करने का साहस करती? मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, क्योंकि हर कहानी एक ऐसी मोमबत्ती बन सकती है जो दूसरों के रास्ते को रोशन करे। ईश्वर हमेशा आशीर्वाद देते हैं और मुझे यकीन है कि हिम्मत हमें बेहतर दिनों की ओर ले जाएगी। अब अंतिम स्क्रीन पर मैं चैनल की 2 सबसे पसंदीदा कहानियाँ छोड़ रही हूँ। मुझे यकीन है कि वे आपको हैरान कर देंगी। इस क्षण तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद।